हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीओपीडी। हम रेस्पिरेटरी सीरीज़ में ऑलरेडी दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, अस्थमा और साइनोसाइटिस। जैसा कि मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं ये वीडियोस फुल इंग्लिश में ना बना के हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ करूं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सीओपीडी, जिसे हम बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। सीओपीडी, जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी बोलते हैं, ये एक प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज़ है। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, जिसे हम गोल्ड भी बोलते हैं, उन्होंने सीओपीडी को डिफ़ाइन किया है एक ऐसी डिजीज़ जो कि प्रोग्रेसिव होती है, नेचर में धीरे धीरे बढ़ती है और क्रॉनिक नेचर की होती है। इसकी वजह से एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाता है। एयर फ्लो लिमिटेशन से हमारा मतलब है ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन और CO2 का प्रॉपर एक्सचेंज ना हो पाना। इसके अंदर बेसिकली दो डिजीज़ आती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइज़मा। इन्हीं दो डिजीज़ के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में पेशेंट को एक साल में कम से कम 3 महीने कफ रहता है एक्सपिटोरेशन के साथ, और अगर पेशेंट को ऐसा पिछले 2 सालों से लगातार हो रहा है तो हम इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोल सकते हैं। दूसरी डिजीज़ है एम्फाइज़मा। एम्फाइज़मा का जो पेशेंट रहता है उसके एयर स्पेसेस, जिसे हम एल्वेलाई बोलते हैं, उनका परमानेंटली एबनॉर्मल तरीके से डिस्टिंक्शन हो जाता है और धीरे धीरे एल्वेलाई की जो वॉल होती हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइज़मा दोनों को एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्योंकि दोनों कॉमन एटियोलॉजिकल फैक्टर्स शेयर करती हैं। बहुत टाइम बाद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कॉम्प्लिकेट होके एम्फाइज़मा में कन्वर्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, इंडिया में सीओपीडी सेकेंड मोस्ट कॉमन लंग डिसऑर्डर है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बाद। सीओपीडी होने का खतरा ज़्यादातर मिडिल एज पेशेंट्स को रहता है एज़ कम्पेयर टू द एज बिलो 35 ईयर्स। सीओपीडी होने का खतरा मेल्स को ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, और सीओपीडी इक्वली प्रिवलेंट होती है रूरल और अर्बन एरियाज़ में। अब हम बात करते हैं कि सीओपीडी के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। जो लोग टोबैको स्मोकिंग करते हैं या अपने ऑक्यूपेशन की वजह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डस्ट के एक्सपोजर में रहते हैं, या जिनको बचपन में रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ हो, या कोई फैमिली और जेनेटिक फैक्टर हो, मेनली अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये सभी फैक्टर्स सीओपीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोलॉजी के बारे में। जिन पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है उनके म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड में हाइपरट्रॉफी हो जाती है और उनका मीन रेड इंडेक्स बढ़कर 0.52 हो जाता है, जो कि नॉर्मली 0.44 होता है। पहले हम समझते हैं ये मीन रेड इंडेक्स होता क्या है। मीन रेड इंडेक्स एक रेशियो होता है थिकनेस का सब म्यूकस ग्लैंड से ब्रोंकियल बॉल का। सीओपीडी में मेजरली ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल एयरवेज का होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज एयरवेज। अब हम बात करते हैं एम्फाइज़मा के क्लासिफिकेशन के बारे में। एम्फाइज़मा का क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एल्वेलाई ऑफ द लंग्स डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये 4 तरह का क्लासिफिकेशन होता है, इसमें कि पैनलोबुलर, सेंट्रीलोबुलर, पैरासेप्टर एंड इर्रेगुलर। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइज़मा। जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, ये दोनों कंडीशन एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन एक दूसरे पे ये प्रोसेस डोमिनेट भी कर सकता है। पहले हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। जब कोई पेशेंट इनहेल करता है ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो कि टोबैको स्मोकिंग, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको इनहेल करता है
तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है म्यूकस ग्लैंड का और ग्लोबेल्ड सेल का, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। इस हाइपरट्रॉफी की वजह से म्यूकस बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हो जाता है। रेस्पिरेटरी पैसेज के ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नैरोइंग हो जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नैरोइंग होने की वजह से ऑक्सीजन ब्लड तक नहीं पहुंच पाता और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपिरेट नहीं हो पाता। इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम हाइपरकैप्निया बोलते हैं। इन दोनों कंडीशन की वजह से आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जिनमें से एक निमोनिया होता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एम्फाइस्मा कैसे डेवलप होता है। जब ट्रिगरिंग फैक्टर एंटर करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो मैक्रोफेज को एक्टिवेट कराता है। मैक्रोफेज एक्टिवेट होते ही फैगोसाइटोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से साइटोकाइन्स रिलीज़ होते हैं। साइटोकाइन रिलीज़ होने की वजह से न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स प्रोटीज और इलास्टेज को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से इलास्टिन, जो कि एल्वुलाई के आसपास होती है, उसका डैमेज हो जाता है और रेस्पिरेटरी पैसेज नैरो हो जाता है। रेस्पिरेटरी पैसेज नैरो होने की वजह से एयर ट्रैप्ड हो जाती है एल्वुलाई में, जो कि एल्वुलाई को डिसफिगर कर देती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया डेवलप हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी के इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। आगे की वीडियो में हम इसके इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, होम्योपैथी मैनेजमेंट्स ये सब कवर करेंगे।